हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपका कॉमन सेंस भी काम करता है तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज ज्योमेट्री शेप्स यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजुअली द कार्टेशियन प्लेन विद एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, जिसमें कि हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा स्क्वायर है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट 1 1 है, बी का कोऑर्डिनेट 2 1 है, सी का कोऑर्डिनेट 2 2 है और डी का कोऑर्डिनेट 1 2 है। तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब तो हमने क्लास 9 में पढ़ ही लिया है। तो इसमें हम बेसिकली क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है कि हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और हम अपने वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको एब्सिसा लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और कहीं पे अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछा जाए तो समझ लीजिए वो वहाँ पे आपसे वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो अब हमें आगे पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 है। तो अगर हमसे यहाँ पे ए और बी के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ए और बी के बीच में हमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा एक्चुअली होता क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1 और ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2। तो यहाँ से ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम a से b के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को इससे मिला देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमें अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करना है। तो वहां से हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हमारा y2 है और यहाँ से केवल इतना डिस्टेंस हमारा y1 है। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट हुआ है वो है y2 माइनस y1। अब यहाँ से हम इसका बेस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा बेस जो ये टोटल लेंथ है वो x2 है और इतना लेंथ हमारा x1 है। तो हमारा बेस ये है तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि अगर हम x2 में से x1 को हटा दें तो हमारा ये डिस्टेंस बचेगा। तो इस डिस्टेंस का वैल्यू हमारा x2 माइनस x1 हो गया। तो यहाँ से हमारा बेस भी फाइंड आउट हो गया जो कि है x2 माइनस x1। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर आया है वो है y2 माइनस y1, जो हमारा बेस आया है वो है x2 माइनस x1। और यहाँ से हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट p की जगह पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और जो हमारा h है वो है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पॉइंट्स। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आया है वो है अंडर रूट b का y माइनस a का y होल स्क्वायर प्लस b का x माइनस a का x। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। तो इसमें हमें पूछा गया है डू दी पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है, और फिर हमसे आगे पूछा गया है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा
पूछा गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो हमें आगे बताना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, जैसे कि हमारा स्केलन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 पॉइंट्स हमारे कब ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो हम अगर A से B को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम C को अगर एक वेरिएबल पॉइंट मानते हैं, तो अगर हम इस लाइन में C को कहीं भी ले जाएं तो वो हमारा ट्रायंगल क्रिएट करता है, अनलेस वो हमारे AB लाइन के बीच में ना आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा C पॉइंट पूरे रीजन में मूव कर सकता है, अनलेस वो AB लाइन के रेंज में ना आ जाए। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा AB लाइन का रेंज है, अगर इस लाइन को छोड़ के हमारा C पॉइंट कहीं पे है तो वो हमारा ट्रायंगल क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हम मानते हैं कि C पॉइंट हमारा मान लीजिए इस लाइन पे आ गया है। तो वहां से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार A से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम B से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और A से B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अगर यहाँ से हमारा AB प्लस AC इक्वल टू BC हुआ तो वहां से हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट हमारे ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो या फिर इसे अदर वर्ड में कहा जाए कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस जैसे कि AB और AC इसका समेशन BC के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर मान लीजिए अगर C पॉइंट हमारा इसके बीच में आ रहा है तो यहाँ से हम AC प्लस BC करेंगे और वो हमारा AB के इक्वल नहीं आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो हमारा ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा A पॉइंट है वो है 3,2, B पॉइंट है वो है -2, -3 और जो हमारा C पॉइंट है वो है 2,3। तो यहाँ से हम सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको हम x2 y2 मानते हैं और इसको हम x3 y3 मानते हैं। तो यहाँ से हमारा AB का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहाँ से ये हो जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू हमारा -2 है और x1 का वैल्यू हमारा 3 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा √50। तो यहाँ से हमारा AB का वैल्यू 5√2 आ गया। अब इसके बाद हम BC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से BC का वैल्यू हमारा हो जाएगा y3 माइनस y2, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x2, ये हो जाएगा 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा BC का जो वैल्यू आ गया वो है √ यहाँ से 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC इक्वल टू √52 आ गया। तो यहाँ से हमारा BC का वैल्यू 2√13 आ गया। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हमारा हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x1, ये हमारा हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट आ गया, ये हमारा √2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम AB प्लस AC करें तो वो हमारा हो जाएगा 5√2 प्लस √2, ये हमारा 6√2 आ जाएगा, जो कि BC के इक्वल नहीं है। फिर हम सेकंड केस में देखते हैं, AB प्लस BC करते हैं। तो यहाँ से हमारा AB का वैल्यू 5√2 है, BC का वैल्यू हमारा 2√13 है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड नहीं होगा और ये हमारा डज नॉट इक्वल टू √2 है और √2 का वैल्यू हमारा AC है। तो यहाँ से हमारा AC के इक्वल भी ये नहीं आया है। अब यहाँ से हम AC प्लस BC करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस 2√13 और ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 5√2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों ही केस में ये हमारे इक्वल नहीं आए हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है वो हमारे एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हम फर्स्ट केस देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए 2 साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। दूसरा केस हम इक्विलेटरल के लिए देखते हैं। तो इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड सेम होना चाहिए, ये हमारा नहीं होगा। तीसरा केस हम देखते हैं स्केलन ट्रायंगल के लिए। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए तीनों ही साइड हमारा डिफरेंट होना चाहिए, तो ये हमारा एक स्केलन ट्रायंगल है। और फिर हम लास्ट में राइट एंगल के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि 2 साइड के स्क्वायर का सम हमारा तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो इस केस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ से हम सबका अलग अलग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, BC स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 52 और AB स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम AB स्क्वायर को AC स्क्वायर के साथ ऐड करें तो वो हमारा BC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल हमसे पूछा गया है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। तो यहाँ से हम मानते हैं ये हमारा y एक्सिस हो गया और y एक्सिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि y एक्सिस पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से हमारा उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट को हम y कंसीडर करते हैं। फिर आगे हमसे बोला गया है कि पॉइंट A और पॉइंट B उससे इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट A हो गया जो है 6.5 और पॉइंट B हमारा हो गया वो है -4,3। तो यहाँ से अगर हमारा A इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है और B हमारा इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम O कंसीडर करें तो यहाँ से हमारा OA इक्वल टू OB होना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, OA फाइंड आउट करते हैं। तो OA की वैल्यू हमारी हो जाएगी, अगर हम इसको x1 y1 कंसीडर करें, इसको हम x2 y2 कंसीडर करें और इसको अगर x3 y3 कंसीडर करें, तो यहाँ से हमारा OA का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस 36। तो यहाँ से ये हमारा आ गया अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61। तो यहाँ से हम OB फाइंड आउट करते हैं। तो OB में हमारा y3 माइनस y2, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x2, ये हमारा हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 16। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। तो यहाँ से हमें पता है कि OA इक्वल टू OB है, तो यहाँ से हम OA और OB की वैल्यू आमने सामने रखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों साइड में हमारा y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10y को हम इधर लाते हैं, 25 को इधर भेजते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4y इक्वल टू 61 से हम 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। अब यहाँ से हमारा y इक्वल टू 9 फाइंड आउट हो गया। तो हम y की वैल्यू अपने 9 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो O कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया है वो 0,9 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा 0,9 पॉइंट है वो y एक्सिस पे है और वो हमारे A पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे वो B पॉइंट से भी है। तो हम ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला का यूज अपने क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन और फिर उसके आगे हम सेक्शन फार्मूला देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।